हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की वजह से ही बहुत फेमस है कि वो नेचर पर ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है और इसका आंसर बहुत ही ईजी वर्ड्स में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। इसका आंसर स्टार्ट यहाँ से होता है कि वर्ड्सवर्थ हैज़ राइटली बीन कॉल्ड प्राइस्ट ऑफ नेचर। अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें ना तो उनको क्या कहा जाता है कि वो नेचर के पुजारी हैं। ठीक है, वो नेचर के पुजारी हैं कि वो तो बस नेचर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उनके लिए नेचर ही सब कुछ है। तो इस तरह फर्स्ट लाइन ये है, टू हिम, इनके लिए वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर इज़ अ लिविंग फीलिंग। नेचर क्या है? वो लिविंग फीलिंग है। ठीक है, एंड कंपैशनेबल प्रेजेंस, कंपैशनेबल बोलते हैं फ्रेंडली प्रेजेंस। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस हार्मनी, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर होश है। ठीक है, जो कि हमारे साथ फीलिंग्स हमारी और उसकी फीलिंग्स सेम है। क्योंकि देखो, अगर ज़्यादा धूप आती है तो हम लोग जिस तरह ज़्यादा धूप की वजह से काफ़ी वो हो रहे होते हैं, मुरझा रहे होते हैं, थकावट के शिकार हो रहे होते हैं, तो जो फूल होते हैं उनका भी तो वही हाल होता है ना। तो उनके मुताबिक जो नेचर है, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, फ्लावर्स, प्लांट, वेदर, एवरीथिंग, उन सब पे वो बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, ही फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ही फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, इन्फ्लुएंस बोलते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर, वाइल ही वॉज वेरी यंग। तो कह रहे हैं उनको नेचर ने अपनी तरफ माइल तब से कर लिया जब वो बहुत छोटे थे। तब से ही वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। व्हाट ही डिस्क्राइब्स इन प्रील्यूड, प्रील्यूड इनका एक वर्क है, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन नेचर के बारे में ही डिस्क्राइब किया। ठीक है, एंड इन इमोरलिटी ऑड, और इनकी इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी एक ऑड है, तो उसमें भी इनने यही सब कुछ नेचर के बारे में ही बताया। शोज डैट एज अ बॉय, ये जो इनके दो वर्क हैं, द प्रील्यूड एंड इमोरलिटी ऑड, ये क्या शो कराते हैं कि एक लड़का होने के नाते ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, ये नेचर की ब्यूटीज से अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटीफुल साइंस ऑफ क्लाउड। अब उनको ये जो क्लाउड्स थे, ठीक है, उनने दिलकश क्लाउड्स ने अपनी तरफ माइल किया, अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तो वो क्लाउड्स की तरफ खींचे चले गए, फिर रेनबोज की तरफ, एंड वॉज थ्रिल्ड बाय द साउंड ऑफ वाटरफॉल्स, और जो वाटरफॉल्स थे उनके साउंड से भी वो भी इनको अट्रैक्ट करता था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़, दी वार्बलिंग ऑफ बर्ड्स, जो परिंदे थे वो जब चहचहाते थे, उस सब ने इनको बुरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से क्या बन गए, ये नेचर लवर बन गए, नेचर पर लिखने लग गए। ठीक है, ये मेन रीज़न है। और ये हम ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि इन लोगों के एकदम से अट्रैक्ट किया, ऐसे नहीं, इनको बचपन से ही नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ derived physical and sensual pleasure in the presence of beautiful objects of nature। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको फिज़िकली और सेंशुअली बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था जब ब्यूटीफुल चीज़ें नेचर की उनके इर्द गिर्द होती थी। अगर फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप लोग किसी ब्यूटीफुल से गार्डन में जाके बैठ जाए जहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत फूल हो, तो वो आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर करेंगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के साथ है कि उनको भी अगर उनके पास नेचर की कोई बनाई हुई अच्छी चीज़ें हों, अच्छा मौसम हो या फूल हों या कुछ भी अच्छी नेचुरल चीज़ हो, तो वो उनको बहुत सुकून देती है। ठीक है, उनको खुशी देती है। सेम हमारे साथ भी वही होता है लेटर। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने बहुत बहुत अहम किरदार अदा किया है हमारे जो लोग हैं ना उनको नेचर के साथ जोड़ने में। क्योंकि जिस एज में वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे ना, वहाँ पर ये नहीं था, वहाँ पर मॉडर्निज्म की तरफ लोग जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पर इनने नेचर पर लिखकर नेचर की ही बातें कार 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 के लोगों को नेचर की तरफ लेके आए। तो इनने बहुत 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 अच्छा काम किया है।
लेटर ही डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, और फिर उसके बाद लेटर उसके बाद इन्हें डेवलप की एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर के ये नेचर को समझने लगे। देखो हम अगर किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाए ना, भले वो कोई कुत्ता हो या कोई बिल्ली हो, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करने लगते हैं। हाँ ये मतलब हमारी जो कैट है या हमारा जो डॉग है, ये अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि यानी कि इसको भूख लगी है या ये बाहर जाना चाहता है या ऐसा कुछ हमें समझ आ जाती है ना। तो इनको अब नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ समझ आता था कि मौसम ऐसा इस तरह इसलिए हो रहा है, या अलग अलग इनकी ना वो क्या कह लें कॉन्सेप्ट्स इनने अपने बना रखे थे। एंड बिगिन कम्युनिकेटिंग विद हिम, और फिर उन्होंने नेचर से बातें करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट है, पोइट तो होते ही पागल है। लेकिन नहीं, इनका बहुत मतलब इतना बड़ा नाम ऐसे थोड़ी ना बनता है, पागलों के ही सारे नाम है, इस तरह तो नहीं है। लेकिन वर्ड्सवर्थ जो हैं उनने नेचर के मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसीलिए उनने कुछ इस तरह की बातें लिखी। वर्ड्सवर्थ इज़ ऑफ द व्यू दैट नेचर शुड बी एक्सेप्टेड एज अ गाइड एंड टीचर। और ये जो लाइन है ये आप लोगों हाईलाइट करके अपने पेपर में लिखो, क्योंकि ये लाइन ब्रिलियंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, वो इज़ ऑफ द व्यू दैट नेचर शुड बी एक्सेप्टेड एज अ गाइड। हाँ, वो इस नज़र से नेचर को देखते थे कि इसको हम इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये हमें गाइड दे, हमारी टीचर बने, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ अच्छे से सिखाती है। ठीक है, हमें वो चीज़ें कोई क्लास में टीचर नहीं सिखा सकता जो कि हमें नेचर सिखा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे याद आ गई वो एक, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, एक वो कछुए और वो कछुए वाली छोड़ो, एक वो बादशाह होता है और उसका वो एक गार में चला जाता है जंग हारने के बाद। तो वहाँ पर एक कीड़ा होता है, वो ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है ऊपर गिर जाता है। तो वो कीड़ा क्या है, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना, वो भी तो नेचर है। उसकी नेचर है कि भाई उसने नहीं हारना। तो हमें नेचर हमें जो है वो सिखा रही है, हमें वो गाइड कर रही है, हमें मतलब टीच कर रही है कि यार हारना नहीं है, ज़िंदगी में जीतना ही है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, वन इम्पल्स फ्रॉम दी वर्नल वुड। अब यहाँ पर वर्नल वुड को अगर मैं बताऊँ तो वर्नल वुड होती है मुकामी वुड, मतलब उस एरिया की जो वुड कह लें, ठीक है, या जो हमारे पास पूरा दरख्त होता है उसके दरम्यान वाली वुड को भी कहते हैं। इम्पल्स होती है, इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स होती है सडन डिज़ायर टू डू समथिंग। ठीक है, तो वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वर्ड में टीच यू मोर ऑफ मैन, वो हमें एक इंसान से ज़्यादा सिखा सकती है। ऑफ मोरल, हमें मोरल यानी कि इखलाकी, इविल एंड गुड, हमें मतलब बुरी और अच्छी चीज़ हमें वो सिखा सकती है। देन ऑल दी सेजेस कैन, सेजेस बोलते हैं मैच्योर पर्सन या जो बाबे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं। हमें कोई इतना बुज़ुर्ग इंसान भी इतना कुछ नहीं सिखा सकता जितना हमें एक इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वर्ड सिखा सकती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये उनकी एक क्या कह लें, उनकी पोइट्री में से लाइन्स हैं। वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू नेचर डिड नॉट बिकम माइस्टिकल और स्पिरिचुअल एट वंस। अच्छा, उनका अब जो एटीट्यूड है नेचर को लेकर वो एकदम से स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी और माइस्टिकल, माइस्टिसिज्म जो होता है ये होता है क्लोज टू गॉड, या इसके क्लोज नहीं हो गए, एकदम से नहीं हो गए कि भाई नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे नहीं, हर चीज़ टाइम लेती है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ नेचर से इतना अटैच 3 स्टेजेस में हुए। देयर वर 3 स्टेजेस इन दिस डेवलपमेंट। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन दी टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे की नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पर आएगी, क्योंकि ये मैंने इसका सारा वो तैयार कर लिया। तो टिंटर्न एबे को मैं डिस्कस करूँगी। टिंटर्न एबे बोलते हैं क्लोज टू नेचर ही है, ठीक है, कम्युनिकेशन विद नेचर उसको ही बोलते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड टिंटर्न एबे का रियल मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, उनका जो शौक होता है ना उसको बोलते हैं टिंटर्न एबे। एंड इन ग्रेट डिटेल इन द इमोरलिटी ऑड, और इमोरलिटी ऑड में बहुत ज़्यादा डिटेल में यही सब कुछ बताया गया है। अगर हम फर्स्ट स्टेज देखें, हिज लव
ऑफ नेचर वॉज लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड। हाँ, टर्न अभी मैंने बोला चाइल्ड ना, बच्चों का जो शौक है उस तरह। तो लव ऑफ नेचर वॉज लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड, शेयर डिलाइट इन द फ्रेशनेस एंड ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो शेयर डिलाइट है, शेयर डिलाइट बोलते हैं सरासर खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। तो जब ये बच्चे थे तब से ही इनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, उसकी फ्रेशनेस की वजह से, उसकी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी की वजह से, ठीक है। दो रीज़न थे, एक तो फ्रेशनेस, दूसरा ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इन द सेकेंड स्टेज, अगर हम सेकेंड स्टेज में देखें, दिस डिवेलप्ड इनटू अ डीप लव, ये बहुत ही गहरे प्यार में तब्दील हो गया, लाइक अ यंग मैन्स पैशन फॉर हिज बिलव्ड, जैसे कि एक जो जवान इंसान होता है उसका अपनी बिलवर के लिए जो पैशन होता है लव का, वो इनका नेचर के लिए था। व्हेन दी साउंडिंग हंटेड मी लाइक अ पैशन, जैसे कि अब यहाँ पर साउंडिंग यानी कि उनका अब जो नेचर के लिए लव था, नेचर से जो अट्रैक्शन थी, तो वो इस तरह थी जैसे कि एक कोई बहुत ही जोश वाला उनका पैशन हो, ठीक है। नाउ द लव ऑफ नेचर वॉज कम्बाइंड विद द लव ऑफ मैन। अब यहाँ पर जो उनका लव था नेचर के लिए, वो किससे कम्बाइन हो गया, लव ऑफ मैन के साथ, एंड विद अ डीप सेंस ऑफ द पैथोस ऑफ थिंग्स। पैथोस बोलते हैं सिंपैथी को, ठीक है, मतलब उनको हमदर्दी होने लगी किसके साथ, नेचर की चीज़ों के साथ। और जो थर्ड स्टेज था यानी कि जो लास्ट स्टेज था, वॉज रीच्ड व्हेन दीज एचिंग जॉयज, एचिंग यानी कि खींचने वाले जॉयज, एंड डिजी बोलते हैं चकराना, और रैप्चर बोलते हैं बेखुदी को, ठीक है। यानी कि जब अपनी होश नहीं रहती, मतलब बहुत ही क्या कह लें, इंसान ना बहुत ज़्यादा जोश में होता है, ठीक है, उस किस्म की इनकी जो यूथ फील्ड प्लेस टू अ क्वाइटर एंड मोर सोबर मूड, यानी कि वो सारी चीज़ें क्या होगी, क्वाइटर होगी, खामोश होगी, और बहुत ज़्यादा सोबर यानी कि सेंसेबल, बहुत ज़्यादा मेच्योर होगी, which he became aware of the spiritual and human significance of nature, जिसकी वजह से वो रूहानियत, ठीक है, उससे इनको अवेयर हुए, एंड ह्यूमन सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर, और इंसान की जो क्या कह लें, और जो नेचर से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है, जो नेचर इंसान के लिए कार्य है, ठीक है। अगर देखो हमारी अगर नेचर जो है ना वो नेचर, हमारे जो अर्थ की नेचर है या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर वो सेम अपनी चेंज ना हो ना, तो हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ह्यूमन कांट सर्वाइव विदाउट दिस नेचर, ओके। ही सॉ डैट नेचर वॉज एन अबॉर्ड ऑफ गॉड, ये गॉड की रिहाइश है, गॉड इसमें बसता है, ठीक है। ही वॉज क्रिश्चियन, तो इनका बिलीव कुछ ऐसा ही था। whose dwelling is the light of setting sun, यानी कि डिवेलिंग रिहायशी बोलते हैं, मतलब रहता है इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन, ठीक है, एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर। तो यहाँ पर गॉड को मुखातिब करके कहते हैं कि जो सन है ना उसकी लाइट में वो रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो राउंड ओशन है उसके अंदर वो रहता है, और जो लिविंग एयर यानी कि जो हवा चल रही है उसके अंदर भी वो रहता है। कौन, गॉड। He realized that there was an unbroken bond between nature and man। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो नेचर है, जो मैन है और जो गॉड है, इनके दरमियान में एक अनब्रोकनेबल बॉन्ड है जो कि कोई नहीं तोड़ सकता। एंड दिस रियलाइजेशन फिल्ड हिम विद यूनिवर्सल लव। और इसी फीलिंग ने, इसी रियलाइजेशन ने, इसी एहसास ने उनको पूरे यूनिवर्स के साथ मतलब प्यार करने पर मजबूर किया, इसकी हर एक चीज़ से। क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जो दुनिया है ना, अर्थ जो है, इसकी हर चीज़, रेदर अब वो पानी है या वो हवा है, वो जो भी है, उस सब में कौन बसता है, गॉड बसता है। तो जिसकी वजह से वो पूरी यूनिवर्सल की हर यानी कि यूनिवर्स की, अर्थ की हर चीज़ से वो प्यार करने लग गए, ठीक है। और हर चीज़ को इस नज़र से देखते थे जैसे वो उनका
गॉड है, ठीक है, उनका गॉड वो सब कुछ कर रहा है और मतलब उसको वो एक बहुत ही अलग नज़र से देख रहे थे। एंड फेथ दैट ऑल गॉड्स क्रिएशन इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग। ये वाली लाइन बहुत ही खूबसूरत है कि इस बात पर वो यकीन रखते थे कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं इस दुनिया में वो गॉड ने बनाई हैं, उनके खुदा ने बनाई हैं और वो ब्लेसिंग से भरपूर हैं, ठीक है, उनमें नेमतें ही नेमतें हैं। हम जिस मर्ज़ी चीज़ को उठा लें, यहाँ से पानी को उठाएं उसके इतने फ़ायदे, ठीक है, हम फूल को उठा लें उसके फ़ायदे, घास, हमारे जो क्रॉप्स वगैरह हैं उन सब के, फ्रूट्स को उठा लो, जिस मर्ज़ी चीज़ को उठा लो, उनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उनमें नेमतें ही नेमतें हैं। तो नेक्स्ट अगर हम चलें, होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। लेसन आगे थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को एंड तक अगर चलोगे तो ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप सो। नेक्स्ट अगर हम देखें, द ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, इनकी एक ऑड है, ठीक है, जो कि बहुत ही लेंथी है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी लेंथी है। फ्रॉम रिकोलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, उनके अर्ली चाइल्डहुड की रिकोलेक्शंस में से है वो। नो डाउट मार्क्स द लॉस ऑफ विजनरी ग्लीम ऑफ चाइल्डहुड। विजनरी की अगर हम बात करें तो विजनरी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विजन ऑफ फ्यूचर को बोलते हैं, और ग्लीम बोलते हैं चमक, ठीक है। जब वो बच्चे थे तो तब वो एक बहुत ही अपने ख्वाब देखते थे कि फ्यूचर में ये होगा, वो करना है वो, लेकिन उसको उनने छोड़ दिया, ठीक है, उसको उनने लॉस कर दिया, उस सब को छोड़ दिया। ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी बताती है कि उन्हें ये सब कुछ छोड़ दिया। स्टिल इसके बाद भी the poet feels compensated when he gains in the enlargement of his human sympathies। लेकिन फिर भी उनको ये नहीं हुआ कि भाई क्या कि जो कुछ मेरे साथ हुआ या मैंने सब कुछ छोड़ दिया ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। उनको इंसानों के साथ हमदर्दियाँ पैदा होने लगी और उनके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो जो कुछ उन्हें लॉस किया उन सब का क्या हो गया, भरपाई हो गई, ठीक है, उसका मुआवजा वसूल हो गया उनको, जब उनको बहुत ज़्यादा इंसानों की हमदर्दियाँ मिली। इन हिज मेच्योर ईयर्स, जब वो अपने मेच्योर ईयर्स में थे, दो दी स्प्लेंडेड विजन ऑफ चाइल्डहुड हैड फेडेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, तो जो टूट चुका विजन था उनका बचपन का, तो वो फैल गया। फेड बोलते हैं फैल जाना, ठीक है। और उनको तब पता चला कि जो कुछ उन्होंने खो दिया उन्होंने कुछ भी नहीं खोया, ठीक है। नाउ हिज विजन हैड बिकम मेच्योर, अब इनका जो विजन था वो मेच्योर हो गया कि वो जो सब कुछ थे वो सिर्फ ख्यालात थे, हकीकत नहीं थी। उनको तोड़ देना, या मतलब जैसे हमारे यहाँ पर ये होता है कि भाई मेरे ख्वाब टूट गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और ऐसे कुछ, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बी मेच्योर, ऐसी चीज़ों को लेकर हमें वो नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ओके। Now the meanest flower that blows could give him thoughts that do often lie deep for fears। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एक मीनेस्ट फ्लावर होता है ना, वो भी उनको क्या देता है, वो थॉट्स देता है, उनको नया नया ख्यालात देता है, बजाय इसके कि वो छोटी छोटी चीज़ों का लेकर डरे, ठीक है। ह्यूमिलिटी वर नो मीन कंपेंसेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो ह्यूमैनिटी है और ह्यूमिलिटी है वो कंपेंसेशन के लिए नहीं है, ठीक है। नेचर टू वर्ड्सवर्थ, ये वाला एक इम्पोर्टेंट सा पैराग्राफ है। नेचर टू वर्ड्सवर्थ नाउ बिकम एन एक्सीलेंट स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी गाइड, यानी कि उनको खुद से ही कुछ पता चल जाता है कि मतलब विच थिंग इज़ करेक्ट और कौन सी नहीं सही। इट वॉज नाउ अ ग्रेट हीलर एंड सूथर, वो उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट हीलर बन चुका था, बहुत ही ग्रेट सूथर यानी कि पुरसुकून चीज़ बन चुकी थी, ठीक है। और सोरोज और ये जो मतलब जो उनके गम थे या उन सब को मतलब उनकी ज़िंदगी से दूर करने के लिए। ही डिस्कवर्ड दिस
एस्पेक्ट ऑफ नेचर वाइल इन द ग्रेट स्पिरिचुअल क्राइसिस, और उनने इस एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी के, देखो ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती, वो एज अ पोइट था, वो लिखता था, तो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, अब वो हम राइटर है, पेंटर है, या जो कुछ भी हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, जो कि उनके माइंड को वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इन सारी चीज़ों में जाते हैं। तो इनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनसे निकलने के लिए नेचर का सहारा लेकर उसके साथ ही टाइम गुजार कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत नज़र से देखते थे। तो वही यहाँ पर वही है कि नेचर की वजह से इनकी ज़िंदगी में जितनी भी क्राइसिस थी, जो सब था, उनसे ये निकल जाते थे। इंग्लैंड, हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आने वाली है, ये मैंने पहले ही बता दिया, वाला पैरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड की जो थी, उनकी एक वॉर डिक्लेयर हो गई थी फ्रांस के साथ, ठीक है, लेकिन अब जो वर्ड्सवर्थ थे, उनको इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि वो तो उनकी मदरलैंड था ना, तो पैट्रियटिज्म की वजह से वो अपनी जो क्या कह लें कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि यहाँ पर कोई वार ना हो, ठीक है। यहाँ पर टॉर्न बोलते हैं फटा हुआ, ही वॉज सॉरी टॉर्न बोलते हैं फटा हुआ, तो यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा क्या कह लें शॉक में आ गए थे ये सब कुछ सुन के कि अब वॉर होगी तो इनकी कंट्री को मतलब कितने मुश्किलात झेलनी पड़ेगी। एंड हिज लॉयल्टी टू प्रिंसिपल्स ऑफ रेवोल्यूशन, और दूसरा अब इनके मतलब लॉयल्टी थी इनकी, यानी कि क्या कह लें लॉयल थे ये उन प्रिंसिपल्स ऑफ रेवोल्यूशन को लेकर, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे, तो उनके खिलाफ भी नहीं ये जा सकते थे। तो अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्या कह लें स्ट्रेस में थे, तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं, द क्राइसिस डिपेंड व्हेन नेपोलियन बिट्रेड द रिवोल्यूशन, और यही क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गई जब जो नेपोलियन थे उनने मतलब जो नेपोलियन थे वो बीच में आ गए, ठीक है। उनने रेवोल्यूशन को तोड़ दिया बाय एंटरिंग अ कैरियर ऑफ मिलिट्री एग्रेशन को बीच में ले आए थे वो। ऑल हिज होप्स एंड एस्पायरेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कोलैप्स, और अब इनके लिए जितनी होप्स थी, जो कि इन्हें उम्मीदें लगाई थी कि भाई अब ह्यूमैनिटी जो है वो मतलब अच्छी होगी इंग्लैंड में, वो सारी क्या होगी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। It is at this moment of despair that he discovers the healing power of nature, और यही वो मोमेंट था, यही वो टाइम था जब इन्हें डिस्कवर किया हीलिंग पावर ऑफ नेचर को। किसको? हीलिंग पावर ऑफ नेचर को। तो होप्स आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी, आगे भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कवर करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी ऑलरेडी हो चुकी है, और आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। लास्ट पर हम लोग कंक्लूजन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए हो जाए थोड़ा सा आसान। टू कंक्लूड, वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर सफ़र्स फ्रॉम टू शॉर्ट कमिंग्स, उनमें दो शॉर्ट कमिंग्स हैं, दो कमियां हैं। ही डील ओनली विद द calm and serene mood of nature, ठीक है। वो सिर्फ दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, एक calm and serene यानी कि पुरसुकून जो मूड होता है नेचर उसके साथ ही, क्योंकि ये उसकी जो देखो नेचर की अब एक साइड ही नहीं है, उसकी दूसरी साइड भी है, तो उसके बारे में ये बात ही नहीं करते। फर्स्ट ये है, द एंग्री एंड वायलेंट मूड्स ऑफ नेचर आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज इमेजिनेशन, और जो एंग्री और वायलेंट मूड्स ऑफ नेचर हैं, यानी कि जैसे जलजले आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, वो सारे तो इनकी इमेजिनेशन के स्कोप में आते ही नहीं है, वो बहुत दूर है, ठीक है। ही हैज़ नो डिपिक्टेड नेचर इन इट्स अगली मूड, और इनके अगली मूड में कोई मतलब वो नहीं है कि नेचर का नामो निशान ही नहीं है। ही डज़ नॉट डिवेल अपॉन द स्ट्रेंज एंड रिमोट एस्पेक्ट ऑफ नेचर, और वो रिमोट और स्ट्रेंज मतलब जो है ना एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, उनमें वो रहते ही नहीं है, वो तो उनकी मतलब उनमें तो ये कहीं है ही नहीं ना। वर्ड्सवर्थ who life belongs to nature and nature to his poetry is what it is Lucy, both law and impulse। तो यहाँ पर यही
लास्ट है इम्पल्स, मैंने बता दिया था, सडन डिज़ायर टू डू समथिंग, डिवेल रहने को बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनकी जो नेचर है, उनकी पूरी लाइफ जो थी वो नेचर के लिए थी, और उनकी जो सारी नेचर है वो किसके लिए, वो लूसी के लिए है, और लूसी कौन है वो कोई नहीं जानता। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।